Hello everyone, welcome to GSF Civil Services Classes YouTube channel, and this is Anjali Joshi. I am selected in 67th BPSC as a planning officer, and today I came up with the video in which I will be sharing my evaluated GS1 BPSC copy. So in GS1 I have scored 180, which is a good marks, and I will be sharing my answers, and I will be scrolling through the PDF as well as telling you that how I approach that questions, and so that you can also take benefit by seeing that how the answers should be written in the examination itself, and I would also be sharing some of the improvement that I should have been included also, so that I could have maximized my score better. So let's get started with the video. So in the first page we can see there's some detail of mine, and for every questions there are marks are written. And for GS1 my approach has always been that I will be dealing with the DI first, then after I will be doing the history portion, then lastly I will be doing the current affairs portion. This is the approach that I have followed throughout my the mock test as well as in the real BPSC examinations. This is how the first page would look like. This has been changed since 68 BPSC mains. We don't have to write these page numbers, so which is a good thing. And moving ahead, this is my basically my first page. I did some mistake over there, and that's why I cross these two first pages. This is the DI. In DI, I have like deducted 12 marks because I didn't calculated the answers correctly. Otherwise, my score would have been 192. For DI, I like to say that in the answers itself, you should always put the answers in the square bracket. So it will be very much visible directly to the examiner who is checking the copy. सो DI में कुछ बताने के लिए नहीं है, बस मुझे ये बताना था कि आप थोड़ा साफ साफ लिखना, और जो भी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का मैं बात कर रही हूँ वो ऐसे मेंशन कर देना ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट वो आंसर्स दिख जाए. ये एग्जामिनर की तरफ से है क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन गलत किया था, इसलिए उन्होंने मुझे सिर्फ 2 मार्क्स दिए हैं. सो कमिंग टू हिस्ट्री पोर्शन, दैट इज सेक्शन 1. यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी खोल रखा है. सो सेक्शन 1 में मैंने पहला क्वेश्चन मैंने ये किया था, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न आर्ट. ठीक है. एंड यू ऑल नो दैट इफ़ यू हैव सीन द BPSC सिलेबस, 3 आर्ट्स मेंशन है, मॉडर्न, पाला एंड पटना. तो ये बहुत ही रोटेशनल फॉर्म में चलता था. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ये मतलब एनालिसिस हो गया था कि 67th में मॉडर्न पूछेगा, बट 68 से ये चीज़ काफ़ी चेंज हो गई है. तो अब तीनों आर्ट्स पढ़ के जाना बढ़िया से. सो इसमें पूछा है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैंने मॉडर्न आर्ट का इंट्रोडक्शन दिया. इंट्रोडक्शंस में मैंने उनका टाइम टेबल लिख दिया कि उन्होंने कब से कब तक रूल किया था, एंड बिहार को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि बिहार उनका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर था मॉडर्न एम्पायर के दौरान. फिर मॉडर्न आर्ट की आप जब पढ़ोगे तो उसकी कैटेगरी पढ़ोगे. स्टेट्स आर्ट एंड फोल्क आर्ट होता है. उसको मैंने चार्ट फॉर्म में बता दिया कि स्टेट आर्ट में क्या आता था, फोल्क आर्ट में क्या आता था. जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, अब एक एक आर्ट्स को, आर्ट का जो फॉर्म होता है उसको लेके मैंने उसको एक्सप्लेन किया. पहले तो बताया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल है तो वो बता दिए, अलग से कुछ फीचर्स है वो बता दिए. आप इसमें कोट्स भी डाल सकते हो तो अच्छा रहता है.
वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स मिल जाती है। सेकंड पिलर हो गया, पिलर का डायग्राम बना देना। डायग्राम जितने बना दो आर्ट्स में बेटर होता है, ये नहीं कि कुछ भी बना देना है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। फिर पिलर्स है तो अशोका का मेंशन करो आप कि अशोके के रेन में पिलर्स की फ्लरिशमेंट हुई थी। फिर उसके बाद आप पर्पस बता दो कि पिलर्स क्यों बनाता था अशोका, एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लिसिटली दिया था बिहार का एग्जाम्पल रामपुरवा। फिर आप स्तूपा के बारे में बताओगे कि स्तूपा भी मॉडर्न के टाइम काफ़ी सही था। एंड उसके बाद स्तूपा का डायग्राम बना दो, उसमें क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एलिमेंट्स होते हैं, उसको मेंशन कर दो। एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल के लिए मैं ये साइन यूज़ करती थी। केव्स हो गया, केव्स का मैंने डायग्राम बना दिया। बेसिकली ये गेट का आर्किटेक्चर क्या होता है। फिर मैंने बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स के बारे में लिख दिया। फिर कॉइन्स हो गए, कॉइन्स कौन सी कॉइन्स सबसे पॉपुलर थी मॉडर्न में, तो सबसे पॉपुलर सिल्वर थी, तो मैंने सिल्वर का मेंशन किया। स्टैचूज़ हो गए, स्टैचूज़ बेसिकली फूल कार्ड्स होता था, किस चीज़ के बने होते हैं, तो सैंड स्टोन मेटल्स। एग्जाम्पल्स मैंने दिया है। पोट्रीज हो गया, रिंग स्टोन हो गया। रिंग स्टोन का पर्पस क्या था, क्लियर नहीं था, फर्टिलिटी पर्पस के लिए यूज़ होता था। एंड हेंस मॉडर्न आर्ट में वाइड रेंज था। यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट लोकेशन डाल दिए बिहार में जो मिलते थे। एंड लास्टली एक फ्लो चार्ट बना दिए कि कैरेक्टरिस्टिक कि क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड लास्टली मैंने इसको बताया कि कंटेम्प्रेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो वो मैंने डाला। फॉर दिस आई कैन थिंक कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लो चार्ट है ना, इसको यहाँ पे मैं बना सकती थी जस्ट इसके ऊपर, तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा होता। बट एज ए होल मुझे लगता है मैंने ये सही लिखा था कंटेंट वाइज। और इसमें मुझे मार्क्स मिले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मुझे 19 ही मार्क्स मिले थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 22 मिल सकता था इसमें मुझे, क्योंकि इस बार काफ़ी टाइट कॉपी चेकिंग हुई है। क्योंकि मैंने प्रीवियस टॉपर्स के भी कॉपी देखे हैं, उन लोगों को 23, 24 ऐसे भी मार्क्स मिल रखे हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया था। ये मैंने वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का अटेम्प्ट किया था, तो इसमें आप देख लेना, पॉज करके आप रीड कर लेना इंट्रोडक्शन। इसमें बेसिकली पूछा है एक्सपेंशन वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार 1857। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना, 1857 टू 1947 पूछा है इसने। इवोल्यूशन मैंने बताया, एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया ताकि सारे कंटेंट एक जगह पे आ जाए। जो भी फैक्चुअल कंटेंट है तो आप पॉज कर लेना, फिर उसके बाद आप पढ़ लेना। एक ओवरव्यू दे दिया कि एज ए होल इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए थे और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग बिहार में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, फिर उसके बाद यहाँ पे सारी लिख दी कि क्या क्या बना था। पटना कॉलेज हो गया, आर्ट फैकल्टी पीएचडी की जो पटना कॉलेज में आई थी वो हो गया। हारतोंग कमेटी का लिटरेसी रेट फीमेल्स ऑफ बिहार का वो हुआ। एंड फिर उसके बाद एक मैंने फ्लो चार्ट से बता दिया कि लिटरेसी रेट कैसे इम्पैक्ट हुआ था टेक्निकल एजुकेशन बिहार में, और उसका भी सारा डेटा दे दिया कि हाँ टेक्निकल एजुकेशन में बिहार साइंटिफिक स्टडी बना, बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बना। फिर लास्ट में मैंने बता दिया इसका इम्पैक्ट क्या था वेस्टर्न एजुकेशन का बिहार में। मॉडर्न आइडियाज़ को अवेयरनेस, मिडिल एजुकेटेड क्लास का, मीडिया और न्यूज़पेपर फ्लरिश हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आईएनसीज की फॉर्मेशन हुई थी। एंड लास्टली मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। सो इसमें मुझे मिले हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 2, इसमें मुझे 20 मार्क्स मिले, विच इज़ गुड। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा था क्विट इंडिया मूवमेंट पे, इसे लिखना था।
एंड इट वाज आस्किंग कि वॉज इट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इस पे लिखना था। तो बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में इसे पूछ रहा है कि इसे लिखना है, तो आप जितने भी आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने जो भी नोट्स में पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा या बनाया होगा, वो लिखो, वो स्टार्ट करो आप। तो मैंने अगस्त रिजोल्यूशन एंड अगस्त क्रांति का लिखा, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल का जिक्र किया। फिर उसके बाद आप फैक्चुअल डेटा भी मेंशन कर दो कि 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। एंड एज ऐसे की तरह आप ऐसे में क्या लिखोगे, क्विट इंडिया मूवमेंट का डिमांड क्या था, डिमांड के बाद इसका कोर्स क्या था, कोर्स के बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये ऐसे हो गया। अब इसमें क्या करोगे, आपकी पूछ रहा है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था या नहीं था, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी लिख दो, क्योंकि कोर्स ऑफ मूवमेंट से ही पता चलता है कि स्पॉन्टेनिटी पता चलती है कि कैसा था कोर्स ऑफ मूवमेंट। तो उसमें मैंने लिख दिया कि हाँ काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस तो था ही, क्योंकि सारे लीडर्स ऑपरेशन जीरो आवर में अरेस्ट हो गए थे, तो लीडरलेस मूवमेंट था। बट ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल लीडरलेस था, न्यू इमर्जिंग लीडर्स आए थे, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन था काफ़ी, इमरजेंस ऑफ न्यू लीडर जो मैं बता रही थी। एंड आप वुमेन पार्टिसिपेशन भी था। आप एग्जाम्पल देते जाओ, जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो उसको सब्सटेंशिएट करो एग्जाम्पल से, ये ना कि बस आप पॉइंट लिखते जाओ, उसको सब्सटेंशिएट करो कि हाँ अगर मैं लिख रही हूँ वुमेन पार्टिसिपेशन, तो मुझे बिहार के वुमेन्स का 1-2 एग्जाम्पल आना चाहिए। अगर मैं लिख रही हूँ न्यू लीडर्स इमर्ज हुए हैं, तो न्यू लीडर्स के नाम आने चाहिए। एंड स्वदेशी ट्रेन्स वगैरह बने थे, वॉलेंट मूवमेंट था। मैंने तो एग्जाम बता दिया कि कौन सा एरिया जो था ज़्यादा इम्पैक्टेड था बिहार में। एंड लास्टली मैंने कंक्लूड किया, एंड इसमें भी मुझे मिले हैं 17 मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट सेक्शंस पे चलते हैं, जो कि है करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन मैंने किया था इस पे, क्वेश्चन नंबर 10, रूट कॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट इम्पैक्ट अपॉन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो आप यहाँ पे देखोगे 3 पार्ट्स हैं इसके, एक तो रूट कॉज बताना है, दूसरा है कि इम्पैक्ट बताना वर्ल्ड पे, और तीसरा है आपका कि स्पेशल रेफरेंस देना है इंडिया के टर्म्स में। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, रशिया यूक्रेन उस टाइम काफ़ी हॉट टॉपिक था, अभी भी है, बट उस टाइम काफ़ी था, तो इसका मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करके गई थी मैं ये। तो इसका मैंने स्टार्ट किया, डेट वगैरह लिखा, मैप बना दो, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है, आप उसमें जितने भी दिखा सकते हो बता दो। एंड कॉजेज़ मैंने बता दिए, क्योंकि क्या पूछ रहा है, रूट कॉज पूछ रहा है, तो कॉजेज़ बता दो आप, हिस्टोरिकल कनेक्शन है, बफर स्टेट की तरह यूज़ होता है यूक्रेन की विलिंगनेस थी ज्वाइन नाटो की, ट्रेड एंगल बता दो कि ट्रेड एंगल क्या है, ब्लैक सी का जो प्रॉब्लम चल रहा था कि ब्लैक सी को कब्जा करना चाहता है रशिया टू कनेक्ट विथ एशिया मोर अप्रोप्रिएटली एंड क्विकली। फिर थोड़ा सा मैंने करंट स्टेटस बता दिया, क्योंकि ये फरवरी में हुआ था 2022 में, तो मैंने बता दिया कि अभी का क्या करंट स्टेटस है। ये एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, तो वो बता दिया था मैंने। एंड देन उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वार, जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें बता दिया टाइटनिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यूक्लियर क्राइसिस, और फिर उसके बाद मैंने बताया इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इम्पैक्ट ऑफ इंडिया में मैंने डेटा डाला कि जो एफडीआई फ्लो है वो ये हो गया, ऑयल प्राइसेस हाई हो गई, मल्टीलैटरलिज्म पॉलिसी है इंडिया का जो डायलेमा में है, क्योंकि क्वाड वर्सेस एससीओ हो रहा है, एससीओ में रशिया प्लस चाइना, क्वाड में आपका यूएसए, एंड यूएसए और चाइना के बीच दोनों में ट्रेड वॉर है, पहले से ही चल रहा है। रशिया और चाइना यूएसए के बीच ऐसे भी प्रॉब्लम्स है। एंड फिर रशिया का रिलेशन, हमारे जो डिफेंस रिलेशन है रशिया से, या जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली, वो सब डिले हो रहा है। एंड देन मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशंस बताया, क्योंकि आप ये जो भी टॉपिक्स है ये डायनेमिक टॉपिक है, तो इसमें आप अपना सॉल्यूशंस दो, अपना मत दो, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो एक वे फॉरवर्ड अपना दिखाओ कि आप कैसे अप्रोच करना चाहते हो ये सब पॉलिटिकल क्राइसिस और इंटरनेशनल क्राइसिस को।
तो अब वो दे दो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम जो ट्रेड रिलेशन है रशिया के साथ वो मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर एज अ फॉरेन डिप्लोमेसी जो है इंडिया का वो क्या हो सकता है, और जो भी पाथ पे चल रहा है इंडिया क्या वो सही है या गलत है। फिर उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंस इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स होते हैं G20 SCOs, तो इसमें क्या रोल होना चाहिए इंडिया का, क्योंकि उस टाइम इंडिया प्रेसिडेंटशिप आपको पता ही है 2023 में था, दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। तो ये सब मेंशन करो ताकि आपको एग्जामिनर को आइडिया लगे कि आपके पास होलिस्टिक नॉलेज है इंटरनेशनल रिलेशन का। ऐसा नहीं कि आप रटा टटाया समझ के आए हो और उसको ही उतार रहे हो। और जब आप ये पढ़ोगे ना इंटरनेशनल रिलेशन, आई वुड सजेस्ट कि आप ना पूरा मतलब ऐसा लिंक करके खड़ा करो कि रशिया ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, चाइना ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं ना उसको दिमाग में रखो और सोचो कि क्यों इसका रिलेशन इसके साथ ख़राब है या क्यों ये इसके साथ मेंटेन करना चाह रहा है। आपका खुद ही निकलेगा। जैसे आसपास में फैमिली में रिलेशंस बनती है ना, या फ्रेंड्स के रिलेशन बनते हैं ना, कोई बेनिफिट के लिए होते हैं तो कोई कोई जिनसे बनता नहीं है। उसी टाइम ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी वही चलता है। सब अपना अपना इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वही होता है इसमें भी। फिर उसके बाद हाँ, इसका कंक्लूज़न आप देख लो। मैंने मल्टीलैटरल कनेक्शन का दे दिया कि इंडिया जो अप्रोच करता है मल्टीलैटरलिज्म वो काफ़ी सही है, क्योंकि आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, करना भी है तो बहुत ही माइन्यूट करके उसको घुमा के आपको उसको पॉजिटिव ही दिखाना है। ये नहीं कि पूरा दम आप क्रिटिसाइज़ ही करने बैठ जाना। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन किया था मैंने, क्वाड पे था, हाँ 7th नंबर क्वेश्चन क्वाड पे था। ओरिजिन पूछ रहा है, मेंबरशिप पूछ रहा है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज इज सिग्निफिकेंस। तो 5 पार्ट है इसका। मैं इतना क्यों फोकस कर रही हूँ क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन के हर जो चीज़ पूछ रहा है हर डिमांड को फुलफ़िल करो, तो आपके नंबर जो बनेंगे ना वो देगा एग्ज़ामिनर। ये नहीं कि बस आप इन्हें देखा और लिखना चालू कर दिया, अच्छा क्वाड है जो पढ़ के आप नोट्स में वो उतार डालो। आप उसको थोड़ा घुमाओ फिराओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उसको फुलफ़िल करो आप। क्वाड का मैंने बता दिया कि क्या स्टैंड करता है, क्या ग्रुपिंग है, क्यों बना है। फिर उसके बाद आप मैप बना दो। मैप का मैं बोलूँगी आप प्रैक्टिस कर लो कि 15 सेकंड मोस्टली आप इंडिया का मैप बना दो, 20 to 25 सेकंड्स में आप वर्ल्ड का मैप बना दो। इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ याद रखोगे ना कि अफ्रीका का इधर बल्ज होता है, रशिया का यहाँ पे बैरेंट सी होगा, ये रख लो। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का ये रख लो। इंडिया तो पता ही है यहाँ थोड़ा लंबा बन गया है। एंड जो एशियन कंट्रीज़ है वो रख लो। यहाँ पे आपको पता है कि कोरिया निकालना है मुझे, तो कोरिया रख लो। एंड यहाँ पे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे ना तो मैप बन जाएगा। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको रखोगे आप, हुडसन वे है तो वो रख दोगे आप, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है तो वो रख दो। तो वैसे ही आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जंक्चर याद रखो, उसी के अकॉर्डिंग आपके हाथ चलेंगे। तो आप 15 सेकंड में बनाने का ट्राई करो इंडिया का, 20 से 25 सेकंड में बनाओ वर्ल्ड का, कि वहाँ टाइम नहीं रहता है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता वहाँ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ओरिजिन। तो ओरिजिन मैंने बता दिया कि ओरिजिन कैसे हुआ था। एशियन आर्क ग्रुपिंग हुई थी जो जापान के पीएम थे उनके द्वारा, सिनो आबे। फिर उसके बाद ये कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर फाइनली कब ये क्वाड बना। देन ऑब्जेक्टिव मैंने बताई, क्योंकि मैंने मेंबरशिप पहले ही बता दिया, मैंने यहाँ पे ये मेंबर बना दिया कि मेंबर ये है। ऑब्जेक्टिव बता दिया तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, फिर उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। सिग्निफिकेंस बता दिया कि काउंटर करना है चाइना को, क्योंकि चाइना BRI और स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसका भी मैंने एक डायग्राम बना दिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है चाइना का, कैसे वो इंडिया को घेरे जा रहा है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बता दिया, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग और जो क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड है, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बता दिए। एंड देन उसके बाद वे अहेड बताया। वे अहेड में कभी आपके पास टाइम ना बचे ना कि इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया है या पेजेस ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, जो भी रीज़न हो कि आपको लगे कि नहीं इसमें मुझे टाइम थोड़ा कम करना, आप क्या करो ना कि लिखो मत, फ्लो चार्ट बनाओ और आगे बढ़ो। फ्लो चार्ट में पर टाइम भी कम लगेगा, जल्दी से फ्लो चार्ट बन जाएगा, आप एक एक छोटा छोटा पॉइंट भी लिख दोगे और अपना क्वेश्चन आंसर भी पूरा करके आगे बढ़ जाओगे। और यहाँ पे मैंने ये दे दिया तो इसमें मुझे 22 मार्क्स मिले हैं। कंक्लूज़न, हाँ कंक्लूज़न आप देख लो। एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था अग्निपथ पे। अग्निपथ इज़ अ पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन कमेंट। तो बेसिकली अग्निपथ स्कीम्स जो आई है वो क्या आपके मायने में वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस पर आप कमेंट करो। तो बेसिकली मैंने बता दिया कि अग्निपथ है क्या, रिक्वायरमेंट चेंजेस बता दिए ताकि मैं इसको सब्सटेंशिएट कर पाऊँ कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं इसकी बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में डेवलपमेंटल, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी लिखा है ना आप वही यूज़ करो। मैंने फ्लो में वो ऑब्जेक्टिव लिख दिया, मुझे यहाँ पे डेवलपमेंटल लिखना चाहिए था कि अग्निपथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो जो आपका क्वेश्चन में तो होता है ना टर्मिनोलॉजी, उसी को लिखो आप इसमें, वो बेटर रहता है, आप खुद से मत सोचा करो। तो इसीलिए मैंने फिर हाइफन दे के लिख दिया कि डेवलपमेंट का मैं बात कर रही हूँ जो क्वेश्चन में पूछा है। तो उसमें मैंने बता दिया कि क्यों ये डेवलपमेंट के फेज़ में डेवलपमेंट की ओर जा रहा है ये स्कीम हमारे डिफेंस के लिए। तो उसमें मैंने सब्सटेंशिएट भी किया है, यूएसए का एग्जांपल भी दिया है कि टोर मॉडल वहाँ पे आर्मी का यूज़ होता है, तो वो हम रियलाइज़ करना चाहते हैं थ्रू अग्निपथ। निगेटिव्स बता दिए मैंने कि निगेटिव्स क्या हैं, वो बता दिया। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे उसको कंक्लूड कर दिया। सो यही थी मेरी कॉपी GS1 की। आपको कोई स्पेसिफिक आंसर्स देखने हो तो आप पॉज करके देख लेना। बाकी मेरी तरफ से जो भी पॉइंट्स थे आपको अगर सही लगे तो आप इंकॉर्पोरेट करो, और अगर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है तो उसको इंकॉर्पोरेट करो। मेरी जो टिप्स आपको लगी है तो उसको भी आप यूज़ करो, इंक्लूड करो अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस में। एंड होप सो आपको मेरे कॉपी देख के बेनिफिट मिला हो। एंड ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं GS2 की वीडियो लाऊंगी अपनी कॉपी की। एंड देन उसके बाद जो ऑप्शनल की लाने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ऐसे आ गया है। फिर उसके बाद मैं अपने नोट्स मेकिंग की वीडियो लाऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून अगेन। थैंक यू।